और हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। तीनों रजिस्टर के जो एंड पॉइंट्स है वो एक जगह पे आके मिल रहे हैं, इस वजह से तीनों रजिस्टर किसमें है, पैरेलल में। आर ए और आर बी सीरीज में दिख रहा है था, यहां से करंट निकली, आई करंट इसमें गई, सीधी सीधी गई, सीधी सीधी करके वापस गई, कोई टुकड़ों में नहीं बढ़ रही है करंट, एक ही लाइन में फ्लो हो रही है। तो 100 वॉट वाला जिसकी पावर ज्यादा है वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये भी नहीं यूज कर सकते, तो हमें ये ही यूज करना होगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी। ये डेरिवेशन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटोमेट्रिक की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटर किरण सर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज। इस सीरीज में हम क्लास 10th साइंस के हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि फोटोन फैक्टर से पढ़ने के बाद आपके दिमाग में साइंस रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमने शुरू किया है फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो फाउंडेशन है उन 2 लेक्चर में बन चुका है। इस लेक्चर के अंदर हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे हम, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, जो टर्म्स हमने सीखी हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाए। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। रियल लाइफ में रेजिस्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देता है, ऐसा, और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे जिगजैग लाइन करके करते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = V/I। पढ़ा था ऐसा, ये हमने पढ़ा था। अगर किसी भी कंडक्टर का, वायर का या रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट होती है, उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो होगी, और अगर इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां तक सही है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी सर्किट में करंट का अमाउंट कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। और अगर सर्किट में करंट का अमाउंट हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या कर देंगे, सर्किट का कम कर देंगे। अब किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कम या ज्यादा कैसे किया जाए, तो हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सके, ताकि हम करंट के अमाउंट को क्या कर दे, चेंज कर दे। जैसे आपके चार्जर में होता है। अब हमारे घरों में जो वायर होता है उसमें जो करंट फ्लो हो रही होती है उसका अमाउंट, और चार्जर के थ्रू हमारे मोबाइल में जो जा रही है करंट, उसका अमाउंट होता है, वो अलग अलग होता है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो करंट चाहिए होती है वो बहुत कम चाहिए होती है, तो चार्जर के अंदर क्या किया जाता है, रजिस्टर्स डाल के रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लगाई जाती है, बट मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, जो हमारे घरों में करंट आ रही है जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, जो मोबाइल में जाएगी तो डायरेक्ट मोबाइल को डैमेज करेगी, तो हम चार्जर में रजिस्टर्स लगा कर क्या करते हैं, करंट के अमाउंट को कम कर देते हैं, ताकि हम हमारे मोबाइल को इजीली चार्ज कर सके। तो इन रजिस्टर्स को कैसे आपस में कनेक्ट किया जाए, और फिर जो कनेक्शन बनेगा उस सर्किट का फिर रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें, वो हमें सीखना है। तो अभी के लिए क्या याद रखो, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो। सारे रजिस्टर्स को क्या कर दो, सीरीज में कनेक्ट करो। सीरीज का मतलब होता है एक ही लाइन में कनेक्ट कर दो। देखा, ये हमारा रजिस्टर 1 हो गया, ये हमारा रजिस्टर 1 है, इसको हमने कनेक्ट किया है कुछ ऐसे करके, और लाइन से फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर इनको क्या कर दिया हमने, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और यहां से करंट आ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी कहां पर, नेगेटिव टर्मिनल में। ये हो गया सीरीज कनेक्शन में सारे रजिस्टर्स एक लाइन में जुड़ जाते हैं। यहां तक क्लियर है? ऐसा सारे रजिस्टर्स होते हैं वो ऐसे एक लाइन में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सारे रजिस्टर्स ऐसे एक लाइन में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। अच्छा, अब ये हमारा सोर्स है, इस सोर्स से करंट कितनी निकल रही है, आई करंट निकल रही है। अब ये जो पहला रजिस्टर है इसमें भी आई करंट जाएगी, मान लो 1 एम्पियर है, तो इस रजिस्टर में भी करंट कितनी जाएगी, 1 एम्पियर।
फिर सेम टू सेम एक ही रास्ता है करंट के लिए, तो इस रजिस्टर में भी 1 एम्पियर करंट जाएगी और इस रजिस्टर में भी क्या होगी, 1 एम्पियर करंट जाएगी। कहने का मतलब अगर सारे रजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो हर एक रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगी वो सेम होगी। हमेशा याद रखना है कि अगर सीरीज कनेक्शन हो तो जो आई की वैल्यू होती है वो हर एक रजिस्टर के लिए सेम होगी। अगर बोल दिया जाए कि जो R3 रजिस्टर है, यानी जो रजिस्टर 3 है उसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, वो 2 ओम हो सकता है, 3 ओम हो सकता है, 5 ओम हो सकता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो अगर पूछा जाए कि इसके अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो बताओ इसमें कितनी फ्लो होगी, तो 5 एम्पियर होगी। इसमें कितनी होगी, 5 एम्पियर होगी। ऐसा भी सवाल पूछा गया है बोर्ड के अंदर। तो सीरीज में ध्यान रखो, किसी एक में अगर करंट पता हो तो ध्यान रखना सब में करंट क्या जाएगी, सेम जाएगी। यहाँ पे R1 R2 और R3 क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू है कि ये 2 ओम हो सकता है, ये 3 ओम हो सकता है, ये 5 ओम हो सकता है। तो पहली चीज करंट सेम होगी। दूसरा, रजिस्टर्स के जो दोनों एंड होते हैं, दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो एंड पॉइंट्स पे होता है। तो जो रजिस्टर है उसके दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा हर रजिस्टर के लिए। यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी V की वैल्यू होगी इस केस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो सीरीज कनेक्शन में हर एक रजिस्टर के थ्रू सेम करंट फ्लो होगी और हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। यहां तक हमें क्लियर आ गया। अब देखो, जो सोर्स है उससे जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो सब में बढ़ जाएगा। मान लो हमारा सोर्स है वो 10 वोल्ट का है, तो क्या होगा, 2 वोल्ट इसको चला गया, 3 वोल्ट इसको चला गया, 5 वोल्ट इतना चला गया, ताकि वापस जुड़ के कितना हो जाए, 10 वोल्ट हो जाए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर ऐड करें तो हमें सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए। यहां तक क्लियर है। तो देखो हम इसको कैसे रखेंगे कि हमारा जो सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, क्या क्या बताया, V यानी सोर्स का वोल्टेज कितना है, V1 V2 V3 है, तीन रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है, R1 R2 R3 क्या है, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, और I क्या है, करंट फ्लो हो रही है हर एक रजिस्टर के थ्रू या सोर्स से कितनी करंट निकली है। अब देखो ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया था, ओम्स लॉ ने ये हमें बताया था कि V इक्वल्स टू क्या होता है, I R। तो इस V की जगह क्या रखेंगे, I R। ठीक है, अब V1 मतलब हम इस रजिस्टर के अक्रॉस की बात कर रहे हैं, तो इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, तो I लिख दो। और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो R1 लिख दो। अब V2 यानी इसके अक्रॉस, तो ये हो जाएगा I R2, और V3 के लिए क्या हो जाएगा, I R3। सब में देखो I कॉमन आ रहा है, सब में I क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो I कॉमन ले लो क्योंकि सब में करंट सेम फ्लो हो रही है, तो R1 R2 और R3। सही है, इस I से इस I को काट दो तो हमारा R क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है। अब ये जो R हमने लिखा है, ये जो हमने R लिखा है, इस R को बोला जाता है, ये जो R लिखा है इस R को बोला जाता है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, या इसका एक और नाम होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एग्जाम में पूछे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो तो R फाइंड करना है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों सेम ही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब तीन अलग अलग रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए, हर एक की वैल्यू मान लो, इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम, और इसकी वैल्यू है 7 ओम। तो बताओ पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो सीरीज में है, सबको जोड़ दो, 7 और 5 12, 12 और 2 14, यानी टोटल रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का वो कितना आ जाएगा, 14 ओम। यानी इन तीनों की जगह में एक ही लगाऊ, देखो ध्यान से, इन तीनों की जगह में सिर्फ एक ही रेजिस्टर लगाऊ, ये तीन अलग अलग ना लगा के एक ही लगाऊ, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 ओम। क्योंकि सीरीज में सारे रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है, याद रहेगा। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 14 आया,
जबकि इंडिविजुअल कितना था, 2 ओम था, 5 ओम था और 7 ओम था, जबकि टोटल कितना आया, 14 आया। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हर एक रेजिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अभी कितना है, 2 ओम है, 5 ओम है, 7 ओम है, हमें इससे ज्यादा चाहिए, तो सबको किस में जोड़ दो, सीरीज में जोड़ दो, क्योंकि सीरीज में जोड़ोगे तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 14 ओम। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, इस वजह से टोटल रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। तो अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो रजिस्टर को किस में जोड़ दो, सीरीज में जोड़ दो। यहां तक क्लियर है? तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब टोटल रेजिस्टेंस निकालना, सीरीज कनेक्शन में सारे रेजिस्टर की वैल्यू क्या कर दो, ऐड कर दो। आगे आते हैं, इस बार हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है। ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन को पहचानने का तरीका क्या होता है कि अगर रजिस्टर के एंड पॉइंट्स एक जगह पे आके मीट हो रहे हैं, देखो ये एक रजिस्टर है, इसका एक एंड पॉइंट यहां आ रहा है और इसका दूसरा एंड पॉइंट यहां आ रहा है, दिख रहा है ऐसा, ये इसका हो गया और ये इसका यहां पे आ रहा है। सेम टू सेम रजिस्टर 2 है, उसका भी एंड पॉइंट इधर आके मिल रहा है और इसका भी एंड पॉइंट इधर आके मिल रहा है, दोनों के एंड पॉइंट एक ही जगह पे आके मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों पैरेलल। नीचे वाले का भी तुम देखोगे तो यहाँ पे आके मिल रहे हैं और नीचे वाले के भी यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं दोनों के। इसका मतलब तीनों रजिस्टर के जो एंड पॉइंट्स है वो एक जगह पे आके मिल रहे हैं, इस वजह से तीनों रजिस्टर किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में पहचानने का क्या तरीका, ऐसे नहीं देख रहा कि ऊपर नीचे है, नहीं, क्या उनके एंड पॉइंट्स एक जगह पे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अब देखो, सोर्स से कितना है वोल्टेज दे रखा, 10 है, मान लो कि सोर्स का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, करंट निकली यहां से। अब जैसे ही करंट इधर पहुंचेगी, यहां से निकली यहां पहुंची, अब करंट के पास 3 रास्ते, करंट इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जाती है। अब करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी करंट इसमें चली गई R1 रजिस्टर में, थोड़ी करंट R2 में चली गई, थोड़ी R3 में चली गई। फिर वापस यहां आने के बाद तीनों करंट वापस क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, वापस क्या बना देगी, आई बना देगी, और फिर ये आई करंट इसमें चली जाएगी। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर जो आई की वैल्यू होती है, करंट होती है, वो हर एक रजिस्टर में अलग अलग होती है, सब में सेम करंट फ्लो नहीं होगी। अगर रजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, सब में सेम करंट फ्लो नहीं होगी। अब वोल्टेज, अब देखो ये जो हमारा R1 रजिस्टर है, इसका एंड पॉइंट देखो बैटरी से कनेक्टेड है, यहां पर दिख रहा है ना, ये वाला रास्ते से ऐसा, और इसका दूसरा एंड पॉइंट यहां से, ये भी किससे कनेक्टेड है, यहां पे बैटरी से कनेक्टेड है। सेम टू सेम सेकंड वाले का भी एंड पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड है, थर्ड वाले का भी जो एंड पॉइंट है वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी या सोर्स से कनेक्टेड है। यानी तीनों रजिस्टर से तीनों के एंड पॉइंट कहां पे हैं, बैटरी या सोर्स से कनेक्टेड है। यानी इन सबको उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना यहां से है। यानी अगर सोर्स हमारा 10 वोल्ट है तो इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि तीनों के जो एंड पॉइंट है वो सोर्स से कनेक्टेड है। यानी इस केस में V की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। देखो बेटा सीरीज में देखो, मैं सीरीज में देखो, अगर मैं ये सब हटा दूं यहां से, ये हटा दूं, सीरीज में देखो ये वाला जो रजिस्टर है, इसका एक पॉइंट तो सोर्स से कनेक्टेड है, बट इसका जो दूसरा पॉइंट है वो सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, बीच में रजिस्टर आ गया। लेकिन तुम इसमें नोटिस करो, हर एक के जो एंड पॉइंट्स है, देखो ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर, इसका एंड पॉइंट ये है जो कि आगे जाके किससे, सेल से मिल रहा है या सोर्स से कनेक्ट हो रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे भी सोर्स से कनेक्ट, तीनों के लिए यही हो रहा है। इसलिए तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा जितना सोर्स का, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट आएगा। एक एग्जांपल दें, यानी पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट होती है वो अलग अलग होती है। जितनी करंट निकलेगी वो डिवाइड हो जाएगी, फिर वापस सम हो जाएगी। यानी इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि करंट होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन वापस करंट मिलके उतनी ही हो जाएगी जितनी हमारी सोर्स से निकली है। तो I इज इक्वल्स टू I1 I2 और क्या हो जाएगा, I3। ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो I की वैल्यू कितना हो जाएगी, V अपॉन R होने वाली है। क्लियर है यहां तक? तो देखो I की जगह लिखा मैंने V अपॉन R। I1 मतलब ये जो हमारा पहला रजिस्टर है इसमें कितनी करंट जा रही है, तो इसके अक्रॉस तो हमारा वोल्टेज तो V है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। I2 मतलब सेकेंड वाले में करंट कितनी जा रही है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज तो V रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2। और I3 की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी, और लंबा प्रोसेस है ये, V अपॉन R3। अब देखो सब ऊपर V कॉमन आ रहा है,
तो V अपॉन R, V कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। V से V काट दो तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है हमारे पास, ठीक है। टोटल R यानी टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कैलकुलेट करना तो 1 अपॉन R 1, उसमें कैसे किया था, डायरेक्ट प्लस किया था, इसमें रेसिप्रोकेट करके प्लस करना है। तो जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है, यानी पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा वो हर एक रेजिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा। सीरीज में इसका उल्टा था। तो अगर हमें सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में कनेक्ट कर दो, और अगर हमें रेजिस्टेंस कम करना है तो रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्लियर है। अब देखो सीरीज और पैरेलल के बारे में हमने पढ़ा, इनका ये वैल्यू निकाल, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी हमने सीखा है ऐसा। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। पहले बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। देखो अगर हम बात करें एडवांटेज की तो सब में सेम करंट फ्लो होती है, ये हमने पढ़ा ऐसा, ठीक है। और क्योंकि एक ही कनेक्शन है, देखो ऐसा कुछ है, मान लो कि हमने एक बल्ब लिया, दो बल्ब लिए, तीन बल्ब लिए, सही है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। देखा होगा कई बार तुमने दिवाली में देखा होगा, हम वो लाइटनिंग लगाते हैं, देखा होगा ना ऐसा, बहुत छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वो सजाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सारे बल्ब कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मुझे इन बल्ब को चालू करना है तो सबके लिए मुझे अलग अलग स्विच नहीं चाहिएगा, एक स्विच दबाओ सारे बल्ब चालू। जैसे तुमने देखा होगा दिवाली में बाहर लाइट लगाते हैं तो हम एक ही बटन दबाते हैं, सारी लाइट एक साथ शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारे बल्ब क्या है, सीरीज में, तो हर एक बल्ब को अलग अलग शुरू करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे घरों में क्या करते हो, अगर हमें तीन बल्ब चालू करने तो हर एक के लिए अलग अलग स्विच दबाना होता है, लेकिन जो बाहर लाइटनिंग लगाते हैं दिवाली में, डेकोरेशन वाली लाइट लगाते हैं, उसमें क्या होता है, एक ही स्विच होता है। तो अगर हमें एक ही स्विच चाहिए होता है सारे अप्लायंस को कंट्रोल करने के लिए, तो हम कौन सा कनेक्ट करेंगे, सीरीज कनेक्शन ऐसा, ठीक है। और ये जो कनेक्शन होता है वो इजीली गर्म नहीं होता है, हमने पढ़ा होगा कि करंट फ्लो होती है तो चीजें गर्म हो जाती है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सर्किट हमारा ओवरहीट नहीं होता है। ये एडवांटेज हो गया, ऐसा बेसिक यूज हो गए। डिसएडवांटेज क्या, अगर मान लो गलती से ये एक बल्ब खराब हो गया तो बाकी सारे बल्ब काम करना बंद कर देंगे। तुमने देखा होगा वो लाइट, डेकोरेशन वाली लाइट होती है, उसमें क्या होता है, वो खराब क्यों होती है, क्योंकि एक बल्ब भी अगर फ्यूज हो जाता है तो वो पूरी की पूरी लाइट को क्या कर देता है, खराब कर देता है, यानी आगे वाले जो वर्क होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर एक भी अगर फेल होता है काम करना तो पूरा सर्किट है वो काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है ऐसा, ठीक है ऐसा। इस केस में सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो हर एक जगह पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड, यानी यहाँ पे V1 आएगा, यहाँ V2 आएगा, यहाँ V3 आएगा। वोल्टेज सेम नहीं रहता है, जो हमने स्टार्टिंग में वोल्टेज दिया था वो सब जगह सेम नहीं पहुंचता है। मान लो सोर्स है वो 10 वोल्ट का है, तो हर एक बल्ब को 10 वोल्ट नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। लास्ट क्या होता है ऐसा कि इससे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सीरीज कनेक्शन में पड़ा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो करंट होती है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज। पैरेलल के लिए हम बात करते हैं, एडवांटेज क्या है। अगर मान लो एक भी कंपोनेंट फेल हो गया तो कोई घबराने की बात नहीं, बाकी सारे प्रॉपरली क्या करेंगे, वर्क करेंगे। जैसे दो बल्ब है ऐसे पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर एक बल्ब भी खराब हो गया, ये बल्ब खराब हो गया तो ये जलेगा। देखा हो ना घरों में, तुमने देखा होगा कि अगर बल्ब होते एक एलईडी लाइट खराब हो जाती है तो बाकी एलईडी वर्क करती है ना, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। यानी हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो कौन सा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, क्योंकि एक भी अप्लायंस अगर काम करना बंद कर दे तो बाकी सारे प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, उनके ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो अगर पूछे डोमेस्टिक सर्किट में कौन सा कनेक्शन होगा, तो पैरेलल कनेक्शन होगा। कैसे पता चला, ये हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सबको सेम वोल्टेज मिलता है, यानी अगर हमने इसको कनेक्ट किया है किससे, 100 वोल्ट से, किससे, 100 वोल्ट से, तो इस बल्ब को भी 100 वोल्ट मिलेगा, इसको भी कितना मिलेगा, 100 वोल्ट मिलेगा। यानी सबको सेम वोल्टेज मिलता है जो हमने सोर्स से इसको देने की कोशिश कर रहे हैं,
डन ऐसा। नेक्स्ट, इससे टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, तो करंट होती है वो क्या होती है, ज्यादा फ्लो होती है ना। पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज्यादा फ्लो होगी। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या होता है, अब हर एक को पैरेलल कनेक्ट करना है तो हर एक के लिए अलग से वायर का कनेक्शन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वायरिंग होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। डन। दूसरा होता है सर्किट का रेजिस्टेंस इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि करंट होती है वो ज्यादा फ्लो हो जाती है। गलती से अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया पैरेलल कनेक्ट करने की वजह से, तो करंट होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्लो हो जाती है। बहुत रेयर कंडीशन में होता है, बट इसका एक ये डिसएडवांटेज है। तो हमने सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। मैं एक सर्किट बनाता हूं, एक सर्किट हम बनाते हैं, ये है हमारा एक रजिस्टर, ये हमारा दूसरा रजिस्टर, फिर इधर आ जाते हैं, ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर। ठीक है, ये सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एक की डाल दी मैंने, और ये डायग्राम है। टोटल 5 रजिस्टर है, दिख रहे हैं ऐसा। इनकी वैल्यूज भी मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे। ये है हमारा 3 ओम, ये है 6 ओम, ठीक है, और ये सारे के सारे कितने हैं, 3 ओम के। इन सब की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। ठीक है। अच्छा, इधर मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू से। एक बार तुम्हें समझ में आ गया लॉजिक तो फिर तो तुम कोई भी वैल्यू लगा सकते हो। ये मान लेते हैं 2 ओम, ये भी कितना है 2, ये दोनों 2 2 ओम के, ये सारे 3 3 ओम के। हमें पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो। क्या फाइंड करो, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो। और पूछा गया सर्किट में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये जो हमारा सोर्स है इससे कितनी करंट निकली ये फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों हैं, इन दोनों को अगर मैंने ऑब्जर्व किया थोड़ा सा, तो इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, ये दो एंड पॉइंट है, ये दोनों एंड पॉइंट, ये देखो इसका एंड पॉइंट इधर, इसका एंड पॉइंट इधर, इसका एंड पॉइंट इधर, इसका एंड पॉइंट इधर, दोनों के एंड पॉइंट सेम जगह पे आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हो गए। सिमिलरली तुम इसको भी ऑब्जर्व करोगे तो ये तीनों भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, क्योंकि तीनों एक ही जगह पे आके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं ऐसा। तो पैरेलल में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/r इज इक्वल्स टू 1/, अब चाहो तो तुम इनकी नेमिंग दे सकते हो या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व किया। अब देखो ये r मतलब फाइनल आंसर है, पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, अभी ये भी सॉल्व करना बाकी, तो इसको हम आर ए मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/r(a), एलसीएम लेके जोड़ो, 1/+1, तो ये कितना हो गया, 2/2 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 1 हो गया, यानी 1/1 हो गया। अब इसको रेसिप्रोकेट करो, ये 1/RA है तो रेसिप्रोकेट करो, तो RA अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1 तो क्या होने वाला है, यही रहने वाला, तो RA की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मैं यहां लिख देता हूं, RA कितना आ जाएगा हमारा, 1 ओम आ गया। ध्यान रखना, ये 1/RA है तो रेसिप्रोकेट करना नहीं बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/RA अगर 1/5 आता, तो या फिर 4/5 आता, तो RA की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5/4 ओम हो जाती है। फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना जरूरी है। अच्छा, इन तीनों के लिए सॉल्व करो, ये भी तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो देखो 1/r, फिर क्या होगा 1/3, 1/3 प्लस 1/3। अब ये भी फाइनल आंसर नहीं है तो इसके लिए हम लिख लेते हैं आर बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ गया, 3, तो 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया, 3/3, यानी सॉरी 3/3 यानी कितना हो गया, 1। रेसिप्रोकेट करोगे तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। यहां तक क्लियर है ऐसा। अब देखो मैं एक थोड़ा सिंपल सर्किट बना रहा हूं, एक और सर्किट बना रहा हूं, ये दोनों को सॉल्व किया, तो इस दोनों के लिए मैंने एक बना दिया ऐसा कुछ, ये सॉल्व कर दिया, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने क्या लिखा था, आर ए। इनको भी हमने सॉल्व किया, इसकी जगह भी मैं एक रजिस्टर बना लेता हूं, ये रहा, जिसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, आर बी, सॉल्व करके देखा ना, आर बी निकाली। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सोर्स है, फिर हमारी की है, और फिर ऐसे करो। अब देखो आर ए और आर बी सीरीज में दिख रहा है ऐसा, यहां से करंट निकली, आई करंट,
इसमें गई, सीधी सीधी गई, सीधी सीधी करके वापस गई, कोई टुकड़ों में नहीं बट रही है करंट, एक ही लाइन में फ्लो हो रही है ऐसा। तो इसका मतलब आर ए और आर बी किस में है, सीरीज में है। तो हमारा फाइनल आंसर आर ए कैसे निकलेगा, जब हम आर ए और आर बी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी 1 + 1 यानी कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी आर ए, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पे खाली आर आएगा, टोटल रेजिस्टेंस है ना। तो आर कितना आया, टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 2 ओम निकला। यहां तक क्लियर है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया कितना, 2 ओम आ गया। बहुत सिंपल, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल भी नहीं आता है। डन। अब हमें करंट निकालनी है। अच्छा, आई का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला होता है V/R। आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है ऐसा। V यानी जो हमारा सोर्स है उसका कितना वोल्टेज है। फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है 10 वोल्ट, कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। तो आई सोर्स का वोल्ट कितना दे रखा है, 10। आर यानी टोटल रेजिस्टेंस, कितना निकाला हमने, टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम, तो ये 2 निकाल दो। तो करंट कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो कितना करंट फ्लो करेगी, 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। क्या करेगी, 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। फ्लो करेगी मतलब सोर्स से निकलेगी। अब 5 एम्पियर में से कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, फिर वापस जुड़ के यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। फिर यहाँ पहुंचेगी, फिर कुछ करंट यहाँ पे, कुछ करंट यहाँ पे, फिर कुछ करंट यहाँ पे, फिर जुड़ के वापस कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। यानी सोर्स से कितनी करंट ड्रॉन होगी, 5 एम्पियर। आइडिया लगा। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे, है ना, जिसके अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट या इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट, वो सारे सॉल्व करेंगे। एक बार हम सारे कॉन्सेप्ट सीख लें और फिर हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल लेके आएंगे। यूजुअली बेटा होता क्या है कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट को जोड़ के आते हैं। तो हमें एक बार कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाए, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे अच्छे से करें। डन। आगे बढ़ते हैं। पावर, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पावर के ऊपर है। अब पावर क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी अगर मान लो आपने बल्ब जलाया, तो उस बल्ब को जलाने के लिए कितना काम किया गया है, वो क्या कहलाएगा, उसका पावर कहलाएगा। या फिर ऐसा बोलूं कि वो जो बल्ब जल रहा है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो किससे डिनोट किया जाता है, पावर से। यानी अगर आपने फ्रिज चला रहे हो तो फ्रीज होता है, उसको चलाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, वो क्या कहलाएगी, पावर। या फ्रिज को चलाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो भी क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, गिवन टाइम के अंदर। तो पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क पर डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है, उसको क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। यहां तक क्लियर है ऐसा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू W/T हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, W/T हो जाएगा। ऐसा ही यूनिट इसकी क्या होती है, वॉट होती है, जिसको कैपिटल W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ऐसा 100 वॉट का बल्ब, 0 वॉट का बल्ब, सुना होगा ना ऐसा। तो तुमने देखो 100 वॉट का बल्ब होता है ना, उसकी पावर ज्यादा है ना। ये 100 वॉट है, ऐसा बोला जाता है ये 100 वॉट है, और ये 0 वॉट, एग्जैक्ट तो 0 नहीं होता बट हम बोलते हैं कि 0 वॉट का है। अब इसकी पावर ज्यादा है। अब पावर क्या होता है, कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। तो 100 वॉट वाला जिसकी पावर ज्यादा है वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा। 0 वॉट वाला होता है वो एनर्जी क्या करेगा, कम कंज्यूम करेगा। इस वजह से इसका बिल ज्यादा आता है, उसका बिल क्या आता है, कम आता है। तुमने देखा होगा रात को हम सोते तो लगा के सो जाते हैं, रेड कलर का आता है, ब्लू कलर का आता है, अलग अलग कलर के आते हैं 0 वॉट के बल्ब। इनको आप पूरी रात चलाओ, सालों चलाओ, है ना, पर इसका बल्ब बिल क्या आता है, बहुत कम आता है, क्योंकि इसकी पावर कम है। यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, कम कंज्यूम करेगा। तो पावर हमें बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ज्यादा पावर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, बिल ज्यादा आएगा। कम पावर कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, बिल कम आएगा। ठीक है, ठीक है। एक पावर का फॉर्मूला तो ये बना। इसके अलावा भी बहुत सारे पावर के फॉर्मूले होते हैं और उनके डेरिवेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो कैसे बता रहा हूं, एक एक करके बहुत आराम से ध्यान से समझना। हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, V इज टू W/ क्या पढ़ा था, Q पढ़ा था। तो यहां से बताओ W की वैल्यू कितनी होगी, तो V इंटू Q हो जाएगी। क्लियर है। अब ये W की वैल्यू उसमें पुट करो,
तो P इज इक्वल्स टू W की जगह रखा मैंने V इंटू क्यू और अपॉन में क्या आ गया, टाइम आ गया। सर यहां तक आ गया समझ में, ये कैसे हुआ? अब आप लोगों ने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो देखो ये भी तो क्यू अपॉन टी है, क्यू अपॉन टी, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, आई। तो पावर का फॉर्मूला बनेगा वी आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या आया, वी आई आया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वी आई। अच्छा, अब इसके साथ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। P इक्वल टू कितना था, वी आई। अब ओम्स लॉ याद करो, क्या याद करो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें बताता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अब ये V की वैल्यू होती है वो इसमें पुट कर दो, यहां V रख दो। तो देखो P इज इक्वल्स टू, V की जगह मैंने क्या रखा, आई आर, और इनटू ऑलरेडी क्या है, आई है, तो यहां पे आई रख दो। अब देखो क्या हो जाएगा पावर का फॉर्मूला, आई और आई मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, आई स्क्वायर, और क्या आ गया हमारे पास, तो ये एक और पावर का फॉर्मूला बन गया। अब कुछ बोलेंगे कि सर P इक्वल्स टू जो वी आई था, इसमें हम I की वैल्यू भी तो रख सकते हैं। V की जगह रखा हमने, यहाँ पे V की वैल्यू रखी थी, हम I की वैल्यू भी तो रख सकते हैं। I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो ये वैल्यू रख दो ना, अब कोई बात नहीं रख दो, तो P हो गया, ये जो हमारा V है इसको एज इट रहने दो, इनटू इस I की जगह क्या रख देंगे हम, V अपॉन R रख देंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R हो गया। तो एक और फॉर्मूला आ गया। तो टोटल पावर के 4 फॉर्मूले आ गए। एक ये फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिर ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें किसकी वैल्यू दे रखी है। अगर मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये भी नहीं यूज कर सकते, तो हमें ये ही यूज करना होगा। जनरली हमारे चैप्टर में 1, 2 और ये 3 ही फॉर्मूले यूज करने हैं इन जनरल। तो पावर के 3 फॉर्मूले आ गए, हमें समझ में आ गया पावर के बारे में। डन। आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब तुमने देखा होगा कि हमारी बिजली का बिल आता है, तो ये बिजली का बिल कैलकुलेट कैसे होगा, है ना? बिजली का बिल आता है 2000, 5000, 10,000, 20,000 आता है, तो ये बिजली का बिल कैलकुलेट कैसे होगा? अच्छा, कभी बार तुमने देखो स्टार रेटिंग भी होती है, 3 स्टार होते हैं उनका बिल ज्यादा आता है, 5 स्टार होते हैं उनका बिल कम आता है। यानी 5 स्टार वाले जो डिवाइसेस होते हैं वो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और 3 वाले, 2 या 1 स्टार वाले होते हैं वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो ये एनर्जी कैलकुलेट कैसे होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, इसका फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी E इज इक्वल्स टू P इंटू डी है। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पे जो पावर होता है वो हमें किलोवाट में लेना है। पावर किस में लेना है, किलोवाट में लेना है। जैसे मान लो पावर दे रखा है 2500 वाट, कितना दे रखा है, 2500 वाट, तो वाट में दे रखा है, तो किलोवाट में कैसे बदले, तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर देना है। डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 1000 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलोवाट आ जाएगी, ये याद रखना है। और जो टाइम है, टाइम आर में होना चाहिए, कि आधा घंटा चला, 30 मिनट चला तो आधा घंटा हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू आवर्स में लिखनी है। डन। तो ई का फॉर्मूला आ जाएगा P इंटू टी आ जाएगा, तो P यानी किलोवाट, T यानी आर, तो इसकी जो ऐसा यूनिट बनी वो क्या बनी, किलोवाट आर। तो अगर तुम्हें पूछा जाए एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, तो किलोवाट आवर, जिसको हम यूनिट भी बोलते हैं। ऐसा बोला अगर 5 यूनिट बिल आया, 3 यूनिट आया, 100 यूनिट बिल आया, यूनिट के हिसाब से तो पैसा कैलकुलेट किया जाता है कि एक यूनिट के कई जगह पे 12 रुपए होते हैं, कई जगह 15 रुपए होते हैं, कई जगह 8 रुपए भी होते हैं। तो अगर एक यूनिट बिल आया तो 15 रुपए लग गए, 2 यूनिट आया तो 30 रुपए लग जाएंगे, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाए जाते हैं, बट एक जनरल आइडिया मैं बता रहा हूं। तो यूनिट या किलोवाट आवर होता है, ये दोनों सेम ही है, और ये एनर्जी की क्या है, कमर्शियल यूनिट है। लेकिन अगर एसआई यूनिट पूछा जाए कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, तो वो तो जूल है, वो तो क्या है, जूल है। अब एग्जामिनर ने क्या किया पता है, एग्जामिनर ने ये कहा कि कमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में रिलेशन निकाल के बताओ। एनर्जी की दो यूनिट पड़ी है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये बताओ। ये भी एग्जाम में सवाल पूछ लिया,
तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है, 1 किलोवाट आवर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किलोवाट मतलब कितने वॉट, 1000 वॉट। कितने वॉट हो गए, 1000 वॉट। आवर्स को सेकेंड में बदलो, एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, है ना। एक घंटे में 60 मिनट और 3600 क्या हो गए, सेकेंड्स हो गए। तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया, और ये कितना हो गया, 3600। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, कंबाइन, ये हटा दो यहां से। कंबाइन कैसे लिखेंगे, ऐसा 36, 3 और 2 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। वॉट सेकेंड क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। वॉट सेकेंड क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। ऐसा यानी 1 किलोवाट आवर होता है, वो इतने जूल के बराबर हो गया। थोड़ा सा इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ऐसा है कि इसको थोड़ा सा डेसिमल, ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, कि देखो अगर डेसिमल कहीं नहीं लिखा हुआ है तो डेसिमल कहां होगा, सबसे लास्ट में होगा। इस डेसिमल को एक डिजिट के बाद लेके आ जाना है, यहां 3 और 6 के बीच में लाना है। तो अगर डेसिमल नहीं होगा तो सबसे लास्ट में होता है, इसको हमें लेके मतलब इसको लिखना है हमें कैसे, 3.6 लिखना है। अब देखो कितने डिजिट हमने डेसिमल खिसकाया, यहां से खिसकाना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट तक खिसकाया, इसलिए 10⁻⁴ कितना हो गया, 6 हो गया, और पीछे क्या आ जाएगा, जूल आएगा। यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो गया। इतना सा डेरिवेशन पूछा था एग्जाम में, कितना सिंपल है। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू इतने जूल हो गया, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। बस याद रखो कमर्शियल यूनिट क्या होती है और एसआई यूनिट क्या होती है। यहां पे पावर किलोवाट में होना चाहिए, टाइम आवर में होना चाहिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो हमने बहुत ज्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किया ही है कि अगर किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोबाइल को ज्यादा देर तक चार्ज करो, मोबाइल भी गर्म हो जाता है साहब। बल्ब वगैरह होता है, ज्यादा देर तक चलाओगे तो वो भी गर्म हो जाता है। तो किसी कंडक्टर में से या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में से अगर करंट फ्लो होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट सवाल ये है कि ये पॉसिबल कैसे, मतलब हुआ कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्यों ऐसा होता है कि वायर में से करंट फ्लो हो गई तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो गर्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आपने लेक्चर 1 पढ़ा है और उसका कुछ कॉन्सेप्ट याद है तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा था। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहां से, ये आए उस कंडक्टर में प्रेजेंट एटम से। उस कंडक्टर में प्रेजेंट किससे, एटम से। एटम से ही तो निकले थे ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर है ऐसा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो जो हमने लेक्चर 2 पढ़ा है, लेक्चर 1 पढ़ा है, उसमें जाओ एक बार बेटा, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से एक बार सीख के आओ। तो वो जो हमने लेक्चर 1 से शुरू किया था वो सेम लॉजिक हम लेक्चर 2 में भी लगा रहे हैं और लेक्चर 3 में भी लगा रहे हैं। तो उन दो लेक्चर्स को मिस मत करना। अब देखो इलेक्ट्रॉन से वो मोशन में है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उनके पास डेफिनेटली क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई चीज मोशन में होती है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। हमने पढ़ा है ऐसा। अब देखो जैसे ही ये इससे कोलाइड होंगे, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन एटम से टकराते हैं तो उनका फ्लो होता है, वो रुक जाता है, और इसी रुकावट को हमने रेजिस्टेंस नाम दिया था। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वायर है, वायर का टेम्परेचर बढ़ा यानी उसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, पर वो हीट एनर्जी आई कहां से, क्योंकि एनर्जी तो हम क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो वो एनर्जी आई कहां से, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उन एटम से टकराए तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट एनर्जी के अंदर। इस वजह से कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल आता है कि हीट तो प्रोड्यूस होगी, बट कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये कैसे कैलकुलेट करें। तो हमारे पास होता है क्या, हमारे पास होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है हमारे पास, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हमें बताएगा कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो होगी इतनी देर तक तो उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। बट ये जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, हीट प्रोड्यूस होगी ये भी हमने सीखा, बट ये इसका प्रैक्टिकल यूज केस कहां होता है।
तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी, इन सब जगह पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे आयरन होती है, आयरन का जो बेस होता है वहां पर एक हीटिंग एलिमेंट होता है, ये गर्म हो जाता है तो आयरन गर्म हो जाती है, जिसको हम आयरन के लिए यूज करते हैं ऐसा। इसी तरह से बल्ब होता है, बल्ब का फिलामेंट होता है ना, बल्ब का फिलामेंट होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से तुमने कहा वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाए जैसे करंट फ्लो हो जाती है, तो वहां पे भी हीटिंग इफेक्ट को यूज किया जाएगा। फ्यूज वायर, ऐसे फ्यूज तुमने देखे होंगे सोसाइटी के नीचे लगे हुए होते हैं ऐसा, इसमें लगा होता है एक फ्यूज वायर, है ना, एक क्या लगा होता है, फ्यूज वायर होता है, जो मेटल का नहीं होता, एक अलॉय का होता है ऐसा। ये फ्यूज वायर क्या होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जैसे ही बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी हमारे सर्किट में, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने से ये ब्रेक हो जाता है और हमारे घरों में शॉर्ट सर्किटिंग से क्या करता है, हमें बचाता है। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे तो हमें सिर्फ इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। इसी तरह से तुमने ये देखा होगा हमारे पास घरों में ये डिवाइस होता है, हीटर भी होता है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है, जितने भी हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट मतलब यहाँ पे ये कॉइल है वो गर्म हो रही है, यहाँ पर हमारा क्या फिलामेंट है ऐसा, यहाँ पे हमारे फ्यूज वायर हो गया, यहाँ पे हमारी कॉइल्स होती हैं। जनरली जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो अलॉय का बना होता है, ठीक है। मैक्सिमम केस में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है, अलॉय का। ऐसा क्यों, क्योंकि अलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा रेजिस्टेंस होने से वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कम टाइम में। बल्ब के केस में ऐसा नहीं होता, इसके लिए जो यूज होता है वो टंगस्टन होता है। क्या होता है हमारे पास, टंगस्टन होता है, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो आसानी से मेल्ट नहीं होता है, डर नहीं आता। बट जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो गर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे ये कॉइल है, इसमें भी कॉइल होती है, इसमें जो वायर है, ये सारे हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं, अलॉय के। वाई, क्योंकि अलॉय का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं वो ज्यादा होती है, और इसी वजह से वो जल्दी गर्म हो जाते हैं कम टाइम में। जैसे तुमने देखा होगा आयरन होती है, तुरंत स्विच चालू किया 5 सेकंड के अंदर वो गर्म हो जाती है। सोचो स्विच चालू करने के 1 घंटे बाद वो गर्म होगी तो तुम करोगे, आयरन नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इस वजह से जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें यह बताता है कि किसी भी रजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। वो जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, या गिवन रेजिस्टेंस या गिवन रजिस्टर बोल सकते हैं सब, ठीक है। यानी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। हीट जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के स्क्वायर के। ये शायद दिख रहा होगा यानी ब्लू कलर का, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द करंट ऑफ अ गिवन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो गया था। तो हीट प्रोड्यूस होगी करंट के स्क्वायर के। दूसरा, हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के साथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रही है, तो H इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, so when a current flow through a conductor, the heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the conductor, directly proportional to the resistance of a conductor, and directly proportional to the time for which current flowing through the conductor. That is your Joule's law of heating. अगर Joule's law पूछा जाए तो क्या लिख के आना है, कुछ ऐसा लिख के आना है। अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तो H is directly proportional to I square R T, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि H is equals to I square RT. दैट इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कि हीट है उसका कितना फॉर्मूला निकलेगा, H इज टू आई स्क्वायर आर टी। ये तो फॉर्मूला हो गया। बट अगर एग्जाम में पूछे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो क्या लिखोगे, व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर फॉर टाइम t, देन द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस 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 दिस। कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें समझ में आ गया कि इस चीज के ऊपर होता है, करंट बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ जाएगी। यहां तक क्लियर है, करंट का स्क्वायर होता है। बट ये फॉर्मूला आया कहां से वो हमें सीखना है।
अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि वोल्टेज का फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू था, ये हमने पढ़ा है। तो यहां से W की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू क्यू हो जाएगा। सही है। अब आप लोगों ने वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा या फिर करंट का, या ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा था। तो इस V की जगह हमें क्या लिख देना है, आई आर। तो W एजिट का एजिट, V की जगह क्या लिख दो, आई आर, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, Q है। अच्छा, करंट का फॉर्मूला भी आप लोगों ने सीखा था, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो बताओ Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अब Q की वैल्यू पुट कर दो, तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू टी हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, कैसे लिखेंगे इसको, तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। याद है, सही है ऐसा। मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो कुछ कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा उस करंट को फ्लो करवाने के लिए। अब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, कि जो वर्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, या एनर्जी की वजह से क्या होता है, वर्क होता है। तो अगर आपने किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर कितना वर्क किया है वो उसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो वर्क किया गया है ये वर्क कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। तो हमारा जो वर्क होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा क्या हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी। यहां पे हमारा हीट एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर टी। ये डेरिवेशन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि ये डेरिवेशन आया कैसे, जो वैल्यू है वो कहां से। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने बहुत सारे टॉपिक सीखे, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। यहाँ पर हमने सीरीज और पैरेलल क्वेश्चन, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ा। अच्छा, एक जो चीज होती है जो बार बार पूछी जाती है वो हम एक बार देखते हैं, क्या क्या पूछा जाता है वो देखो। हमें पूछा जाता है, जैसे देखो हमने स्टार्टिंग कहां से किया था, चार्ज से किया था, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, एनी। ठीक है, उसके बाद आए थे करंट, करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला हो गया W अपॉन क्यू। फिर हमने ओम्स लॉ पढ़ा, तो उससे क्या आया, V इक्वल्स टू आई आर आया। याद है ना, ये धीरे धीरे हमने पढ़े। फिर ओम लॉ के बाद हमने पढ़ा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ा ऐसा। फिर हमने पढ़ा पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या आया था, ऐसा पावर का फॉर्मूला आया था W अपॉन टी आया था। फिर पावर का फॉर्मूला आया था वी आई। फिर पावर का फॉर्मूला आया था क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर पावर का फॉर्मूला क्या आया था, आई स्क्वायर आर। याद है। फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, एनर्जी का फॉर्मूला आया था P इंटू टी। फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आया, एच स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी आएगा। ठीक है, अब देखो कई बार एग्जाम में तुम्हें क्या पूछेगा पता है, कि ये जो करंट है ना, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो तुम्हें पूछेगा कि 1 एम्पियर डिफाइन करो, डिफाइन 1 एम्पियर, या फिर तुम्हें पूछेगा डिफाइन यूनिट ऑफ एम्पियर। क्या पूछेगा, इधर 1 एम्पियर पूछेगा या डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ करंट पूछेगा, ऐसा ऐसा यूनिट ऑफ करंट पूछेगा। तो इस 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे लिखे, तो देखो 1 एम्पियर आएगा कैसे, I इज इक्वल्स टू, मान लो कि जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो 1 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 कूलम, और टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड के लिए। अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज मूव करता है, तो ये 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पीछे यूनिट क्या आ जाएगी, 1 एम्पियर आएगी। तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर कब आएगी, जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड के लिए किसी कंडक्टर में। तो अगर कुछ डिफाइन 1 एम्पियर, तो हम लिखेंगे कि द करंट flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second या for 1 second। 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में, तो करंट कितनी फ्लो होगी, 1 एम्पियर होगी। ये देखो पूछा गया है, ऐसा पूछा गया है हमें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। एक्सप्लेन, तो कुछ नहीं करना है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू होता है। ठीक है,
W वर्क, मान लो कि 1 जूल ऑफ वर्क किया गया। कितना वर्क किया गया? 1 जूल। किस चीज के लिए? 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए। अगर 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क किया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 1 वोल्ट आया। The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point. पोटेंशियल डिफरेंस ये तो होता है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट हमें चार्ज मूव करना है। तो अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 volt between 2 points, तो क्या लिखे होगे? If 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point, then the potential difference is said to be 1 volt between 2 points. सेम टू सेम तुम सबकी डेफिनेशन बना सकते हो ऐसा, ठीक है? अलग अलग चीज की तुम्हें क्यू की पूछ सकते हैं, अलग अलग चीजों की डेफिनेशन पूछ सकते हो, बस तुम्हें लॉजिक लगाना। अगर तुम्हें पूछे कि 1 कूलम बताओ, डिफाइन 1 कूलम, तो मैं क्या करूंगा? मैंने देखा कि आई का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, सही है? तो यहां से Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? I इंटू टी। अब लॉजिक लगा के 1 कूलम को डिफाइन कर देना। सिर्फ समझ गए क्या बताना चाह रहा हूं? पावर के बारे में पूछा जाए, ये रहा पावर, पावर को पूछा गया 1 वॉट ऑफ पावर क्या होती है, समझाओ, तो समझा देना, क्या इसमें दिक्कत है ऐसा? अगर पूछा जाए 1 ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर इधर पूछा जाए कि रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम है, डिफाइन करके बताओ। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। अब तुम खुद ही दिमाग करके लगा के क्या कर दो? 1 ओम को डिफाइन कर दो। ये पूछा जाता है कई बार कि 1 ओम समझाओ, ये सब चीजें समझाओ। डन। तो आई होप अब तुम्हें समझाना आ चुका होगा, डिफाइन करना आ गया होगा। क्लियर है हमारी बात? नेक्स्ट, यहां पर होगा है हमारा चैप्टर खत्म। बट बेटा इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो अभी बाकी है ना? हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बट उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी तो आना चाहिए, डन ऐसा। बट उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से पहले, यानी न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ने से पहले, हमें ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमने 3 लेक्चर में कवर किए हैं, इन कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझना है। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, फिर हमसे न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व हो जाएंगे ऐसा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर में नए जोश के साथ।